बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैरवाफिया से होंगे। आज हम क्रैश टेस्ट सीरीज का टेस्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं जो कि एडवर्ब और कंजंक्शन पर के क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। और बिलीव मी, आज का जो टेस्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर सेशन हमारे साथ नहीं पढ़ा। उसकी रीजन ये है कि एडवर्ब और कंजंक्शन में छोटे छोटे से रूल्स हैं जो निकलेंगे और बड़े ही नई नई बातें, इंटरेस्टिंग रूल, छोटे छोटे से रूल्स होंगे जो आज आपके सामने आएंगे। तो काफी सारी बातें आज आपको आज के टेस्ट के डिस्कशन में नई सीखने के लिए मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 51 से। बिकॉज हेलीकॉप्टर, बिकॉज में हमने चूंकि एरर स्पॉट करना है, तो अगर हम वन बाय वन करके देखते जाएं तो बिकॉज में हमें कोई एरर नजर नहीं आता। बिकॉज बिल्कुल ठीक है, बिकॉज से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है। आर कैपेबल ऑफ, ऑफ के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपेबल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है। और जब भी हमारे पास प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो हमने उसको क्या लिखना होता है, आईएनजी फॉर्म में लिखना होता है। देखिए जल्दी जल्दी में वर्ब के दो रूल्स आपको बता देता हूं कि जब भी आपने प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगा ना, जब भी आपने प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लिखना है, देखिए ये आप जेरेंट और इन्फिनिटिव वाला जो लेक्चर है उसमें आप देखेंगे तो आपको ये रूल मिलेगा कि हम समटाइम जेरेंट यूज करते हैं, इन्फिनिटिव यूज करते हैं। तो जेरेंट इन्फिनिटिव के रूल्स में आप एक रूल पढ़ते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या यूज करना होता है, जेरेंट यूज करना होता है। जेरेंट का मतलब क्या है कि हमने आईएनजी फॉर्म यूज करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद एडजेक्टिव के बाद आपने क्या यूज करना होता है, अगर आप एडजेक्टिव के बाद वर्ब आएगा तो एडजेक्टिव के बाद आपने याद रखना है इन्फिनिटिव यूज करना होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। या जेरेंट और इन्फिनिटिव वाला जो लेक्चर है उसमें आप पढ़ेंगे, ये मतलब पढ़ चुके हैं आप ये बात को। तो हमें ऑफ होवरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेंगे तो दे आर पर्टिकुलर यूजफुल। अब देखें, इंग्लिश में हमारे पास दो मॉडिफायर्स होते हैं। अगर आप एक दफा इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना, तो बिलीव मी, ना सिर्फ आपके पेपर के लिए बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के लिए ये बात आपको बड़ा फायदा देने वाली है और आपके लिए अच्छी साबित होने वाली। देखें, इंग्लिश में जब हम वर्ड बोलते हैं ना, इंग्लिश में जब हम मॉडिफायर का वर्ड बोलते हैं तो मॉडिफायर का मतलब है कि इंग्लिश में दो मॉडिफायर्स होते हैं हमारे पास। एक मॉडिफायर हमारे पास कौन सा होता है, एडजेक्टिव। और एक मॉडिफायर हमारे पास कौन सा होता है बेटे, एडवर्ब होता है। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब का सीन कुछ यूं चलता है, याद रखिएगा कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है दो चीजों को। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को और एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसको, प्रोनाउन को। एडवर्ब तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब मॉडिफाई करता है दूसरे एडवर्ब को, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है बेटे किसको, एडजेक्टिव को। जैसे देखिए, अगर हम एक एक एग्जांपल देखते हैं तो हम बोलते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब जब हम बोलेंगे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट यहां पर मॉडिफाई करेगा किसको, मैन को। और मैन को मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि टेक्निकली मैन क्या है, नाउन है। तो यहां पर ऑनेस्ट का वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन का। और अगर मैं ऑनेस्ट के बाद फुल स्टॉप लगा दूं और एन को हटा दूं तो सेंटेंस बनेगा ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट में ऑनेस्ट किसको मॉडिफाई कर रहा होगा, ही को, जो कि टेक्निकली ग्रामेटिकली हमारे पास क्या है, प्रोनाउन। तो जब भी हम नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे ना, तो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए बेटे हमें क्या चाहिए होगा, एडजेक्टिव चाहिए होगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं लिखता हूं, देखिए इस सेंटेंस को मैं लिख रहा हूं, ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्ट। आप जरा अच्छे बच्चों की तरह मुझे फटाफट से बताइएगा कि इस सेंटेंस में क्या एरर है हमारे पास। देखिए, इस सेंटेंस में एरर हमारे पास कुछ यूं है कि हम यहां पर ही को मॉडिफाई नहीं कर रहे, बल्कि यहां पर हम उसके एक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं। जब हम उसके एक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं ना, तो एक्शन को यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए होता, बल्कि हमें क्या चाहिए होता है बेटे, एडवर्ब चाहिए होता है। तो एडवर्ब बनाने के लिए आप ऑनेस्ट को क्या बनाएंगे, ऑनेस्टली। किसी भी एडजेक्टिव को जब आप एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव से क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। जैसे हम स्लो से बनाते हैं, स्लोली। हम
हम इंटेलिजेंट से बनाते हैं इंटेलिजेंटली, जैसे अभी हम क्विक से बनाते हैं क्विकली, इसी तरह हमने उन्नेस से क्या बनाया बेटे, उन्नेसली बनाया। तो ये पहली एग्जांपल है कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को। उसके बाद हमने कहा कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडवर्ब को। तो जैसे आप पढ़ के आए ना, अगर मैं यहाँ पे लिख देता ही इज डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, और ऑनेस्टली से आगे मैं क्या लिख देता, ऑनेस्टली से आगे मैं लिख देता वेरी ऑनेस्टली। हम वर्ड लिखते ना, हम अपने पास वर्ड यूज करते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड यूज होते हैं इंटेंसिफायर के तौर पर, हमारे पास वर्ड यूज होते हैं, वेरी का वर्ड यूज होता है, हमारे पास सो का वर्ड यूज होता है। तो ये जो सो और वेरी के वर्ड को हम यूज करते हैं ना इंटेंसिफाई करने के लिए, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं कि एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं किसके साथ, दूसरे एडवर्ब के साथ। यहां पर जो आपके पास सो और वेरी के वर्ड होंगे, ये आपके पास क्या होंगे, एडवर्ब होंगे जो मॉडिफाई, जैसे हम वो लिखेंगे सो ऑनेस्टली, तो ऑनेस्टली तो ऑलरेडी एडवर्ब है, सो भी साथ क्या होगा, एडवर्ब होगा। वेरी ऑनेस्टली, ऑनेस्टली ऑलरेडी एडवर्ब है, तो हमारे पास क्या बनेगा, वेरी भी क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा जो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब तीसरी बात जो है जो हमारे लिए बड़ी जरूरी है, वो है कि एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को। जब आप एक किसी भी एडजेक्टिव को आपने मॉडिफाई करना होगा ना, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, एडवर्ब यूज करेंगे। जैसे आपको याद हो, आपने डाइंग सन में एक एक्सप्रेशन पढ़ा, आपने पढ़ा द स्टार्स आर एक्सट्रीम हॉट। अगर मैं लिखता हूं कि स्टार्स आर एक्सट्रीम हॉट, अब हॉट क्या है हमारे पास, हॉट हमारे पास है एडजेक्टिव। तो जब हम एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे होंगे ना, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई हम एक्सट्रीम हॉट करके नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एक्सट्रीमली हॉट। जब भी आपने एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए होता है। एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह, अगर आपको याद हो, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, आपने सेंटेंस पढ़ा यूज ऑफ फोर्स में, वो बच्ची के बारे में कहता है कि शी वाज एन अनयूजुअल अट्रैक्टिव लिटिल थिंग। तो मैं पूरा सेंटेंस लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा होता, हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक के नहीं है, या बहुत सारे स्टूडेंट जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं या पीएमएस पीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे लेक्चर्स को देख रहे होते हैं। अगले दिन मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के, तो उन्होंने चूंकि वो पढ़ा नहीं होता, तो मैं इसलिए पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। शी वॉज एन अनयूजुअल अट्रैक्टिव लिटिल थिंग। तो वो सेंटेंस कुछ यूं चलता है हमारे पास। अब जरा इसमें देखिएगा, आप सेंटेंस में आप कहते हैं, हमने सेंटेंस लिखा शी वाज एन अनयूजुअल अट्रैक्टिव। अब अनयूजुअल भी एडजेक्टिव है और अट्रैक्टिव भी एडजेक्टिव है। जिस तरह एक्सट्रीम भी एडजेक्टिव था और हॉट भी एडजेक्टिव था, तो हम सेंटेंस को दो तरह से ठीक कर सकते थे। या तो हम सेंटेंस को बोलते, हम कहते द स्टार्स आर एक्सट्रीम एंड हॉट। जब हम एंड लगा देते ना, तो फिर ये क्या होता, ये दो एडजेक्टिव होते जो कि दोनों किसके लिए होते, स्टार्स के लिए होते। लेकिन जब आप एंड हटा देंगे, तो आपको फिर एक एडजेक्टिव को जो पहले वाला है उसको एडवर्ब में लेकर के जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इसको एक्सट्रीम हॉट नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली हॉट। हम इसके साथ किसका एडिशन करेंगे, एल वाई का एडिशन करेंगे। तो यहां पर भी या तो ये होना चाहिए अनयूजुअल एंड अट्रैक्टिव लिटिल थिंग, लेकिन हम अनयूजुअल एंड अट्रैक्टिव नहीं लिखेंगे, तो एंड चूंकि नहीं है, तो हम इसलिए इस अनयूजुअल को क्या बनाएंगे, एडवर्ब बनाएंगे। और एडवर्ब बनाने के लिए हमें इसके साथ किसका एडिशन करना होगा, एल वाई का एडिशन करना होगा। तो ये सेंटेंस कुछ यूं चलेगा, शी वाज एन अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल थिंग। तो मैंने एक एक एग्जांपल देके ना आपको तीनों बातें बता दी कि जहां पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे होंगे, एडजेक्टिव लिखा होगा ना, तो याद रखिएगा एडजेक्टिव यूज होता है किसके लिए, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए। और एडवर्ब यूज होता है, याद रखिएगा, तीन चीजों को मॉडिफाई करने के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, और किसको मॉडिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। अब जरा देखिएगा हमारे पास पर्टिकुलर यूजफुल। अब जब आप यूजफुल को देखेंगे, तो यूजफुल हमारे पास बेटे क्या है, एडजेक्टिव। अब यहां तो ये होना चाहिए था पर्टिकुलर एंड यूजफुल, तो चूंकि दो एडजेक्टिव को इकट्ठा लिखा गया एक ही नाउन के लिए,
तो हमें एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई नहीं कर सकते, बल्कि हमें क्या करना होगा कि हमें एक एडजेक्टिव को रिप्लेस करना होगा किसके साथ, एडवर्ब के साथ। तो हम पर्टिकुलर को एल वाई का एडिशन करके पर्टिकुलर को बेटे क्या बनाएंगे, पर्टिकुलरली। तो पर्टिकुलरली बनाने से क्या होगा कि हमने एडजेक्टिव को क्या बना दिया, एडवर्ब। तो ये पर्टिकुलर यूजफुल नहीं हो सकता, ये क्या होगा, पर्टिकुलरली यूजफुल। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह एक्सट्रीम हॉट नहीं हो सकता, बल्कि ये क्या होगा, एक्सट्रीमली हॉट। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह अनयूजुअल अट्रैक्टिव नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा, अनयूजुअली अट्रैक्टिव। तो जहां पर भी आपने याद रखना है नाउन प्रोनाउन होगा, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा, जबकि वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव लिखना होगा। यहां पे एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव के साथ आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको पहले वाले एडजेक्टिव को रिप्लेस करना होगा, चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा किसमें बेटे, एडवर्ब में। तो पर्टिकुलर यूजफुल की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, पर्टिकुलरली यूजफुल। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 52, व्हेन आई रेड हिज बायोग्राफी आई हार्डली फाउंड। अब एक बात तो पहले पल्ले बांधे कि ये जो हार्डली का वर्ड है ना, इसके साथ दो वर्ड और शामिल कर ले। दूसरा वर्ड आपके पास क्या है, दूसरा वर्ड आपके पास है स्कार्सली, और तीसरा वर्ड आपके पास बेटे क्या है, बेयरली। तो ये जो तीन वर्ड्स है ना आपके पास, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, ये याद रखिएगा, ये नेगेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं। नेगेटिव एक्सप्रेशंस होने का मतलब क्या है कि एक तो आपके सेंटेंस में सीधा डू नॉट आ गया, डिड नॉट आ गया, इज नॉट आ गया, एम नॉट आ गया, हैज नॉट आ गया। तो ऐसे सूरत में तो आपका सीधा सीधा सेंटेंस क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ऐसे सेंटेंस के बारे में हम फौरन से बोल देते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, बेयरली आता है तो ये भी याद रखिएगा, ये इन तीनों सूरतों में भी आपका सेंटेंस क्या रहेगा, नेगेटिव। अब आपका सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपके पास वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, समथिंग। अब दो वर्ड्स को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। एक वर्ड आपके पास बेटे क्या है, सम, और एक वर्ड आपके पास क्या है, एनी। क्वांटिफायर है दोनों। तो दो रूल्स यहां पर इकट्ठे होंगे, एक तो सम और एनी का रूल इकट्ठा होगा, और एक रूल आपके पास बेटे इकट्ठा होगा डबल नेगेटिव का। डबल नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम एक ही सेंटेंस में दो निगेशन इकट्ठा नहीं लिखेंगे। तो डबल नेगेटिव तो हम आगे चल के बड़े डिटेल से भी पढ़ेंगे, यहां पर हम सम और एनी का अगर रूल अगर अच्छे से पढ़ ले तो वो ज्यादा बेहतर है। देखें, सम का क्या होता है कि जब भी आपका सेंटेंस एफर्मेटिव होता है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपने क्या लिखना होता है, सम। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं, मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं कहता हूं जी, यहां पर मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी एग्जांपल्स लिखने के लिए। तो जैसे मैं कहता हूं कि आई वेंट समवेयर। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे सम और एनी की बात कर रहा हूं ना, तो आपने ये याद रखना है, यहां पर सिर्फ सम और एनी के वर्ड की बात नहीं होगी, इनके साथ बनने वाले सारे वर्ड्स की बात होगी। ये जो रूल अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे सम के साथ हमारे पास कौन कौन से वर्ड बनते हैं, हमारे पास सम वन बनता है, हमारे पास सम बॉडी बनता है, हमारे पास समथिंग बनता है, हमारे पास सम वेयर बनता है। ये जितने वर्ड्स बनेंगे ना हमारे पास, ये रूल उन सब वर्ड्स के लिए होगा, याद रखिएगा। इसी तरह ये सारे के सारे वर्ड्स किसके साथ बनेंगे, एनी के साथ बनेंगे। एनीथिंग बनेगा, एनी वेयर बनेगा, एनी बॉडी बनेगा, एनी वन बनेगा। तो पहली बात क्या है कि अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव होगा तो आपने सम का कोई वर्ड लिखना है। जैसे हमने कहा आई वेंट समवेयर, मैं कहीं गया। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो फिर आपने सम का वर्ड नहीं लिखना, फिर आपने कौन सा वर्ड लिखना है, एनी का वर्ड लिखना है। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ यूं लिखता हूं, मैं बोलता हूं आई डिड नॉट गो समवेयर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपने सम का वर्ड नहीं लिखना होता, बल्कि आपने कौन सा वर्ड लिखना होता है, एनी का। तो आप यहां पे सम वेयर के वर्ड को रिप्लेस करेंगे किसके साथ बेटे, एनी वेयर के साथ। इसी तरह आपके पास अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपने सम से रिलेटेड वर्ड लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने कौन सा वर्ड लिखना है, एनी। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ यूं बोलता हूं, मैं बोलता हूं आई गेव हिम समथिंग। अब जब आई गेव हिम समथिंग आप लिखेंगे तो आप सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस नेगेटिव है,
नेगेटिव सेंटेंस में सम लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ यूं लिखता हूं ना, आई डिड नॉट गिव हिम समथिंग, तो जैसे ही मैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए समथिंग लिखूंगा तो ये बात ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मुझे समथिंग को रिप्लेस बेटे करना होगा किसके साथ, एनीथिंग के साथ। याद रखिएगा, अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है तो आपने सम से रिलेटेड वर्ड लिखना है, और अगर आपका सेंटेंस एनी है तो आपने कौन सा वर्ड लिखना है, या अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपने क्या लिखना है, एनी लिखना है। अब अभी जो हम बात कर रहे थे ना डबल नेगेटिव की, तो डबल नेगेटिव याद रखिएगा किस वर्ड के साथ आता है, नो के साथ। जैसे हमारे पास वर्ड बनते हैं ना सम और एनी के साथ, इसी तरह हमारे पास नो के साथ वर्ड भी तो बनते हैं। हमारे पास वर्ड क्या बनता है, नथिंग। हमारे पास वर्ड क्या बनता है, नोवेयर। हमारे पास वर्ड क्या बनता है, नो वन। हमारे पास वर्ड क्या बनता है, नोबडी। तो ये सारे वर्ड्स हमारे पास बनते हैं। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मैं डबल नेगेटिव वाली सूरत में लेता हूं, देखें, अगर मैं बोलता हूं सेंटेंस को आई डिड नॉट गो, और आगे मैं लिख दूं नो वेयर। अब नो वेयर क्या हुआ कि मैंने डिड नॉट भी लिख दिया और मैंने नो वेयर भी लिख दिया। अब डिड नॉट भी नेगेटिव है और नो भी क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें हम दो निगेशन इकट्ठा लिख देते हैं, दो नेगेटिव एक्सप्रेशन इकट्ठा लिख देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डबल नेगेटिव बोलते हैं, याद रखिएगा। तो आप एक ही सेंटेंस में डिड नॉट और नो वेयर इकट्ठा नहीं लिखेंगे, तो चूंकि डिड नॉट लिखा हुआ है तो डिड नॉट के साथ आप समवेयर भी नहीं लिख सकते। आपको इस नो वेयर को रिप्लेस करना होगा बेटे किसके साथ, अगेन एनी वेयर के साथ। इसी तरह अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं आई डिड नॉट गिव, और मैं बोलूं आई डिड नॉट गिव नथिंग, अब मैं जैसे ही डिड नॉट लिख दिया तो मैं डिड नॉट के साथ नथिंग नहीं लिख सकता। नथिंग लिखूंगा तो क्या होगा, दो निगेशन हो जाएंगे। निगेशन वन क्या होगा, डिड नॉट। निगेशन टू क्या होगा, नथिंग। तो मुझे इस नथिंग को रिप्लेस करना होगा किसके साथ, एनीथिंग के साथ, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि सेंटेंस पर अगर आप वापस आएंगे, आई हार्डली फाउंड समथिंग, जब आपने हार्डली लिख दिया तो इसका मतलब आपका सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपने ना तो समथिंग लिखना है, ना ही आप नथिंग लिख सकते हैं। नथिंग लिखेंगे तो ये डबल नेगेटिव में चला जाएगा, और अगर आप समथिंग लिखेंगे तो ये बात ही गलत हो जाएगी। आपको नथिंग या समथिंग की जगह पर नेगेटिव सेंटेंस में बेटे कौन सा वर्ड लिखना है, एनीथिंग का वर्ड लिखना है। तो इस पूरी बात को याद रखिएगा, ना तो आपने सेंटेंस में डबल निगेशन की गलती करनी है, और ना ही आपने ये गलती करनी है कि सेंटेंस नेगेटिव हो और आप सम लिख दें, और सेंटेंस एफर्मेटिव हो तो आप एनी लिख दें। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सम होगा, एनी एनी सेंटेंसेस के लिए होगा नेगेटिव के लिए, और नो के साथ आपने मजीद नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं लिखना। अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब कि आप सेंटेंस में कौन सी गलती कर रहे हैं, आप सेंटेंस में डबल नेगेटिव की गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा। उसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 53। वाजलोव अचीव्ड वर्ल्ड रिकॉग्निशन एज बोथ अ डांसर एज वेल एज। आसान तरीन रूल है, ये याद रखिएगा। देखिए, जब आपने बोथ का वर्ड बोल दिया ना, तो आपने डेफिनेटली आप कितनी चीजों की बात कर रहे हैं, आप दो की बात कर रहे हैं, क्योंकि बोथ का वर्ड आप बोलते ही तब है जब आप दो की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप ज्यादा की बात कर रहे होंगे तो फिर आप बोथ की जगह पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आल का। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जब आप दो की बात कर रहे होते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बिटवीन का, और दो से ज्यादा की बात कर रहे होते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अमंग का। ये बिल्कुल इसी तरह ही है, जिस तरह आप दो की बात कर रहे होते हैं तो आप आइदर का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, दो की बात कर रहे होते हैं तो नाइदर का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, दो की बात कर रहे होते हैं तो आप ईच अदर का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप दो से ज्यादा की बात शुरू करते हैं तो आप आइदर की जगह पे बेटे कौन सा वर्ड लिखेंगे, एनीवन। आप नाइदर की जगह पर कौन सा वर्ड लिखेंगे, नो वन, या आप नन लिखेंगे। और ईच अदर की जगह पर आप कौन सा वर्ड लिखेंगे, वन एन अदर। तो जहां पर भी दो की बात हो रही होगी आप कौन सा वर्ड लिखते हैं, बोथ का। तो बोथ का मतलब ही क्या होता है, दो। जब आपने बोथ का वर्ड लिख दिया तो आपने याद रखना है आप उसके साथ एज वेल एज का वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एज वेल एज का मतलब भी क्या होता है, दो ही होता है।
इसको अगर आप एक टाइटल याद रखें, एक छोटा सा रूल याद रखें जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ सेम आइडिया। जब आप एक ही सेंटेंस में दो एक जैसे एक्सप्रेशन को इकट्ठा लिख देते हैं तो देन हम उसे क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी बोलते हैं। जहां पर भी रूल याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, जहां पर भी बोथ आएगा, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आएगा। आप यहां पर एज वेल एज को रिप्लेस करेंगे बेटे किसके साथ, एंड के साथ। बोथ के साथ एज वेल एज लिखना क्या होता है, हमारे पास रिडेंट होता है, रिडेंडेंसी होती है। आप एक ही सेंटेंस में दो सेम आइडिया को रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, तीन वर्ड्स आपके पास आपने याद रखने हैं। देखिए, पहला वर्ड तो आपके पास है टू मैनी, और दूसरा वर्ड आपके पास है टू मच। इससे पहले भी आप याद रखेंगे कि आप मैनी और मच का वर्ड पढ़कर आते हैं कि मच का वर्ड आप वहां पर लिखते हैं जब आप कौन से नाउन की बात कर रहे होंगे, अनकाउंटेबल नाउन की, और मैनी का वर्ड आप वहां पर यूज करते हैं जब आप क्या बता रहे होते हैं, आप काउंटेबल नाउन की बात कर रहे होते हैं, उसकी तादाद बता रहे होते हैं। मच का वर्ड यूज किया जाता है मिकदार बताने के लिए, और मैनी का वर्ड यूज किया जाता है तादाद बताने के लिए। अब यहां पे देखिएगा, ये तीन एक्सप्रेशन आपने याद रखने हैं, टू मैनी, टू मच और मच टू। देखिए, टू मैनी और टू मच तो वहां पर आएगा जहां पर आप, टू मैनी कहां पर आएगा, जब आप तादाद बता रहे होंगे और इसके बाद आने वाला वर्ड नाउन होगा, और वो वर्ड भी कौन सा नाउन होगा, वो काउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हम टू मैनी के साथ नहीं लिखेंगे। जहां पर आप मिकदार बता रहे होंगे और आगे इसके बाद नाउन आएगा, लेकिन वो कौन सा नाउन होना चाहिए, वो अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, क्योंकि हम क्या बता रहे होंगे, मिकदार बता रहे होंगे। और जहां पर इसके बाद एडजेक्टिव आ जाए, तो एडजेक्टिव के लिए आपने याद रखना है टू मैनी, टू मच का वर्ड यूज नहीं करना, बल्कि आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, मच टू। जैसे यहां पर आप सेंटेंस में देख रहे होंगे कि लॉन्ग लिखा हुआ है हमारे पास। लॉन्ग हमारे पास बेटे क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए हम टू मच का वर्ड नहीं लिखेंगे, हमें इस मच टू के वर्ड को रिप्लेस करना होगा किसके साथ, मच टू के साथ। तो जहां पर अनकाउंटेबल नाउन आएगा वहां पर क्या लिखना है, टू मच। जहां पर काउंटेबल नाउन आएगा वहां पर क्या लिखना है, टू मैनी। लेकिन जहां पर एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के लिए बेटे आपने क्या लिखना है, मच टू लिखना है, याद रखिएगा। आपने कभी भी एडजेक्टिव के लिए टू मैनी या टू मच नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 55, सच ब्रिलियंट आ साइंटिस्ट। देखें, ये भी बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा रूल है, और ये रूल है सच के साथ और सो के साथ। दो एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे, लेकिन देखें, अगर सच आ जाए ना तो फिर आपने इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना है सच के बाद, और इंडेफिनेट आर्टिकल के बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने एडजेक्टिव लिखना है, और एडजेक्टिव के बाद आपने क्या लिखना है बेटे, नाउन लिखना है। जैसे यहां पर आपके पास लिखा हुआ है ना, सच ब्रिलियंट आ साइंटिस्ट, तो ये सच ब्रिलियंट आ साइंटिस्ट नहीं होगा, बल्कि ये आपके पास क्या होगा, सच आ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। जब आपके पास सच आ जाएगा तो आपने याद रखना है, आपने सच के बाद इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना है, इंडेफिनेट आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव लिखना है, और एडजेक्टिव के बाद आपने क्या लिखना है, नाउन लिखना है। और अगर एडजेक्टिव नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली आप डायरेक्टली नाउन लिखेंगे। उसके बाद अगर सो आ जाए तो सो की सूरत में आपने पहले एडजेक्टिव लिखना है, और एडजेक्टिव लिखने के बाद आपने आर्टिकल लिखना है, और देन आपने बेटे क्या लिखना है, नाउन लिखना है। जैसे अगर आप इसी बात को सो के साथ लिखेंगे तो आप सो के साथ लिखेंगे सो ब्रिलियंट आ साइंटिस्ट, यानी कि आप इसी बात को दो तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आप सच के साथ ठीक करना चाहेंगे तो फिर आपने सच के बाद इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना है, उसके बाद आपने एडजेक्टिव लिखना है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखना है। और अगर आप सो के साथ ठीक करना चाहेंगे तो आप सो के बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल लिखेंगे, और आर्टिकल के बाद क्या लिखेंगे, नाउन। सच के साथ ये बात कैसे चलेगी, सच अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और सो के साथ ये बात कैसे चलेगी, सो ब्रिलियंट आ साइंटिस्ट।
बड़ा इंपॉर्टेंट सा छोटा सा क्यूट सा रूल है, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 56, और क्वेश्चन 56 में ही इज डैश फैट। अब देखिए यहाँ पे ना आपने 3 रूल्स याद रखने हैं, 3 आप कहेंगे जिनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन याद रखनी है, जो पेयर फॉर्म में होती है। जहां पर भी सो आता है ना, सो का पेयर बेटे हम किसके साथ बनाते हैं, डैट के साथ। जहां पर भी TOO2 आता है उसका पेयर हम किसके साथ बनाते हैं, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। और जहां पर भी इनफ आता है तो इनफ का भी पेयर हम किसके साथ बनाते हैं, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहां पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि TOO2 प्लस 2 वाला जो सेंटेंस है वो निगेशन में जाता है, नेगेटिव होता है, और इनफ वाला जो सेंटेंस होता है वो किस में जाता है, एफिर्मेशन में जाता है, एफिर्मेटिव होता है। जैसे अगर मैं 2 सेंटेंस आपको जल्दी से बोल दूं, मैं बोलता हूं द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक। अब जब मैं बोलूंगा ना वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो इसका मतलब है पानी इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। और अगर मैं बोलूंगा द वाटर इज हॉट इनफ टू ड्रिंक, अब यहां पर क्या बात हो रही है कि पानी गर्म तो है लेकिन पिया जा सकता है। मतलब हम जैसे चाय गर्म पीते हैं, कॉफी गर्म पीते हैं, समटाइम्स हम पानी भी गर्म पीते हैं, दूध गर्म पीते हैं, तो चीज गर्म होती है लेकिन हम उसे पी रहे होते हैं, वो पी पी जा सकती होती है। लेकिन जब आप लिखेंगे ना टू हॉट टू ड्रिंक, तो टू हॉट टू ड्रिंक का मतलब क्या होगा कि वो इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। जैसे यहां पे है ही इज टू फैट टू क्लाइंब, वो इतना मोटा है, इतना जिसामत वाला है कि वो ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, TOO2। आप सेंटेंस को तीनों स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, सो के साथ डैट आता है, टू के साथ टू आता है, और इनफ के साथ भी क्या आता है, टू आता है। उसके बाद है 57, द पेयर ऑफ जीन्स इज डैश टाइट। अब अभी जो हम बात कर रहे थे, सो डैट आ गया, तो डैट के लिए आपने याद रखना है, आपने एडजेक्टिव से पहले क्या लिखना है, ना तो आपने वेरी लिखना है, ना ही आपने TOO2 लिखना है, ना ही क्वाइट लिखना है, ना रादर लिखना है, बल्कि आपने क्या लिखना है, सो लिखना है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सो के साथ किसका पेयर बनता है, डैट का। इसी तरह हम हमारे पास बहुत सारे पेयर्स बनते हैं ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि TOO2 के साथ पेयर बनता है TO2 का। इसी तरह इनफ के साथ भी पेयर किसका बनता है, TO2 का। इसी तरह एज के साथ एज के साथ पेयर बनता है एज का। सो के साथ पेयर बनता है एज का। जैसे हमारे पास लेस्ट के साथ पेयर बनता है किसका बेटे, शुड का। इसी तरह हमारे पास पेयर बनते हैं आइदर के साथ पेयर बनता है हमारे पास किसका, और का। नाइदर के साथ पेयर बनता है हमारे पास किसका, नोर का। मैं इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट को भी कंजंक्शन की जो होगी ना, हमारी जो डिस्कशन होगी, खास तौर पर अभी जो इसके बाद हमारी डिस्कशन चलेगी एक्यूमुलेटिव 3 की, मैं उसमें पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश नहीं करूंगा बल्कि मैं 110% उसमें क्या करूंगा कि जो हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस है ना, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो पेयर फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये जो भी मैं सारे लिख रहा हूं, तो मैं उन सारी की सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा किसी क्वेश्चन में, ताकि आप उस लिस्ट को एक दफा याद रखें और आपको पता हो कि हमने कौन से किस चीज के साथ, किस वर्ड के साथ कौन से वर्ड का पेयर बनाना है। जैसे सो का पेयर बनाना है डैड के साथ, टू का टू के साथ, इनफ का टू के साथ। इसी तरह आइदर का और के साथ, नाइदर का नोर के साथ, एस का एस के साथ, सो का एस के साथ, और लेस का किसके साथ, शुड के साथ। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, सो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 58, मिस्टर चेन डिस्कस द प्रोजेक्ट डैश देन। अब देखें देन आ गया तो एक बात तो हमारे पास यहां पे तय हो गई कि हमें डिग्री कौन सी चाहिए है, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। अच्छा, अब जैसे हम लास्ट वाले टेस्ट में बात कर रहे थे एडजेक्टिव वाले में कि जिस तरह कंपैरिजन एडजेक्टिव में होता है उसी तरह कंपैरिजन किस में होता है, एडवर्ब में होता है। अब जब एडवर्ब की हम बात करेंगे तो देखें पॉजिटिव डिग्री हमारे पास एडवर्ब की क्या बनेगी, ओपनली, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या बनेगी, मोर ओपनली, ठीक है। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या बनेगी, मोस्ट ओपनली। तो जिस तरह हमारे पास एडजेक्टिव में हमारे पास क्या होता है, कंपैरिजन होता है, इसी तरह हमारे पास एडवर्ब में भी कंपैरिजन होता है। जैसे देखिए अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं एडजेक्टिव लिखता हूं तो हम एडजेक्टिव लिखेंगे, हमारे पास आएगा ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट का कंपैरेटिव हम क्या बनाएंगे, ऑनेस्ट का कंपैरेटिव हम क्या बनाएंगे, मोर ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट का सुपरलेटिव हम क्या बनाएंगे, मोस्ट ऑनेस्ट। अब ये इसके क्या बन गए हमारे पास, 3 डिग्रीज बन गई हमारे पास। लेकिन अगर मैं ऑनेस्ट को एडवर्ब बना देता हूं तो एडवर्ब क्या बनेगा इसका, ऑनेस्टली। अब ऑनेस्टली बनेगा तो फिर इसकी कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास बेटे क्या होगी, मोर ऑनेस्टली, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होगी, मोस्ट ऑनेस्टली। तो याद रखिएगा जिस तरह कंपैरिजन एडजेक्टिव में होता है उसी तरह कंपैरिजन एडवर्ब में होता है। फर्क सिर्फ आपने ये याद रखना है कि एडजेक्टिव हम लिखते हैं हमेशा किसके लिए, नाउन के लिए, या किसके लिए लिखते हैं, प्रोनाउन के लिए। अभी हम बड़ी डिटेल में बात भी कर आए इस पे। और एडवर्ब हम लिखते हैं बेटे किसके लिए, वर्ब के लिए, एडवर्ब के लिए, और किसके लिए लिखते हैं, एडजेक्टिव के लिए। तो जैसे यहां पर देखिए, मिस्टर चेन डिस्कस द प्रोजेक्ट। अब डिस्कस उसने किया प्रोजेक्ट, तो हम यहां पर मिस्टर चेन को मॉडिफाई नहीं कर रहे बल्कि किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्कस को। अब डिस्कस को मॉडिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, एडवर्ब। और देन की वजह से हमें एडवर्ब का कौन सा केस चाहिए, कंपैरेटिव केस चाहिए, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, मोर ओपनली। तो जिस तरह कंपैरिजन एडजेक्टिव में होता है उसी तरह कंपैरिजन किस में होता है, एडवर्ब में होता है। जिस तरह 3 डिग्री एडजेक्टिव में होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इसी तरह 3 डिग्री किस में होती हैं, इसमें एडवर्ब में होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे हम बोलेंगे स्लोली, मोर स्लोली, और मोस्ट स्लोली। लेकिन जब हम स्लो को इसमें एडजेक्टिव में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, स्लो, स्लोअर और स्लोएस्ट। तो इसी तरह आपने याद रखना है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि सेंटेंस में एडवर्ब चाहिए या एडजेक्टिव चाहिए, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको डिग्री कौन सी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री चाहिए, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। तो यहां पर हमारे पास देन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, मोर ओपनली। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 59, हरकुलिस फॉट डैश अ लाइन इन ऑर्डर। अब देखिए वो कहता है कि वो लड़ा है, हरकुलिस ने लड़ाई की है, उसने जंग की है। अब फोर्ट को हम कर रहे हैं मॉडिफाई, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। हम एडवर्ब के साथ इसको मॉडिफाई करेंगे। तो जैसे हम फीरियस का वर्ड लिखते हैं तो चार्ली ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। अब वो कहता है इन ऑर्डर टू सेव द प्रिंसेस, वो प्रिंसेस को बचाने के लिए शेर की तरह लड़ा है। जब शेर की तरह लड़ा है ना, तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, एज प्लस एज। आप जानते हैं कि जब भी आप दो चीजों को एक जैसा बताएंगे, दो नाउन प्रोनाउन को एक जैसा बताएंगे, तो आपने एज प्लस एज लिखना है। दो एक्शन को एक जैसा बताएंगे तो आपने एज प्लस एज लिखना है। लेकिन याद रखना है कि आपने डिग्री हमेशा इनके दरमियान में कौन सी लिखनी है, पॉजिटिव। इसी तरह जब आप दो चीजों को एक जैसा बताएंगे तो आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखना है। दो एक्शन को एक जैसा बताएंगे तो आपने क्या लिखना है, आपने पॉजिटिव एडवर्ब लिखना है, सो प्लस एज। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, एज प्लस एज, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम बेटे क्या लिखते हैं, सो प्लस एज। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन 60, ट्रेशी इज नॉट अटेंडिंग द सेरेमनी डैश शी नीड टू लुक आफ्टर हर सिक मदर। उसको चूंकि अपने वालिद की देखभाल करनी है इसलिए वो सेरेमनी अटेंड नहीं कर रही। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा आएगा, एज शी। देखिए बट और येट का जो वर्ड होता है ना, सो डैट का जो वर्ड होता है ना, सो डैट का वर्ड तो होता है वो कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट बताने के लिए यूज होता है। जैसे अगर यही बात पहले लिखी हुई होती ना कि उसको अपने वालदैन की लुक आफ्टर करने की जरूरत है इसलिए ट्रेशी वो सेरेमनी अटेंड नहीं करेगी, तो फिर हम कौन सा वर्ड लिखते, सो डैट लिखते। लेकिन यहां पर हम चूंकि कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट नहीं बता रहे बल्कि हम वजह बता रहे हैं, तो इसलिए हम वजह के लिए, रीजन के लिए कौन सा वर्ड लिखेंगे बेटे, रीजन के लिए हम एज का वर्ड लिखेंगे। बट का वर्ड याद रखिएगा कंट्रास्ट के लिए यूज होता है, और येट का वर्ड भी किसके लिए यूज होता है, कंट्रास्ट के लिए। लेकिन दोनों कंट्रास्ट में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। देखिए जब आप प्लस के बाद माइनस लिखेंगे ना तो आप क्या लिखेंगे, बट, और माइनस के बाद जब आप प्लस लिखेंगे तो फिर आप क्या लिखेंगे, येट। जैसे देखिए मैं कहता हूं कि वो अमीर है, ही इज रिच, बट ही इज रिच बट माइजर।
वो अमीर है लेकिन क्या है, कंजूस है। अब अमीर होना पॉजिटिव क्वालिटी है और कंजूस होना क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव के बाद जब आप नेगेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बट। लेकिन अगर मैं लिखूं कि वो गरीब है लेकिन सखी है, तो मैं बोलूंगा पुअर येट काइंड हार्टेड, ओपन हार्टेड। तो जब मैं इस तरह की बात लिखूंगा जिसमें नेगेटिव पहले आएगा और पॉजिटिव बाद में आएगा, तो ऐसे कंट्रास्ट के लिए बेटे हमने कौन सा वर्ड लिखना है, येट का। और प्लस में जहां पर पहले आए और माइनस बाद में आए, उस कंट्रास्ट के लिए हमने क्या लिखना है, बट लिखना है। बहरहाल यहां के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली एज। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 61, जेरी हैज टू इंप्रूव हिज ग्रेटिट्यूड डैश हिज कोच विल चूज हिम फॉर द नेक्स्ट गेम। कहता उसे अपना एटीट्यूड चेंज करना है, बेहतर बनाना है, नहीं तो दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि उसका कोच उसको नेक्स्ट गेम के लिए चूज नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, और एल। देखें, मैं हमेशा से बच्चों को ये कहता हूं कि एक बात जेन में रखिएगा कि कंजंक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी पेपर में इतना नहीं दिया जाता। उसकी रीजन क्या है कि ये बड़ा ही आसान होता है और एक ही दफा पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि आपने करेक्ट ऑप्शन कौन सा लगाना है। जैसे अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे, सिंस, बिकॉज और सो डैट की कोई जगह ही नहीं बनती है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, और एल। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 62, द टीम हैड अ ग्रेट टाइम डैश दे लॉस द गेम। कहता है टीम ने बड़ा इंजॉय किया, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उनका, अगरचे उन्होंने क्या किया, वो गेम हार गए। तो जैसे ही हम उर्दू में अगरचे बोलते हैं ना, तो हमारे पास एक ही वर्ड आता है जेन में, और वो हमारे पास वर्ड कौन सा होता है, दो होता है, या कौन सा वर्ड होता है, आल दो होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, आल दो। स्टिल, अगर एक बात के बाद एक काम के साथ कंटिन्यूटी में दूसरा काम हो तो फिर हम स्टिल का वर्ड यूज करते हैं। अनटिल का मतलब जो होता है हमारे पास आखिरी वक्त बताने के लिए होता है, डेडलाइन बताने के लिए यूज होता है। और हाउएवर का मतलब कंजंक्टिव एडवर्ब है, वो ये बताने के लिए होता है कि इस काम के साथ ये वाला काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा लेकिन वो गेम हार गए, तो यहाँ पर ये लेकिन या अगरचे के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे ना, वो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आल दो। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 63, हिलरी स्लेप्ट अर्ली डैश ही वुड नॉट बी स्लीपी द नेक्स्ट डे। उसने ये काम क्यों किया है, उसने ये काम क्यों किया है, क्योंकि अगले दिन उसके साथ ऐसा ना हो। तो इसलिए हमारे पास जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन यूज होगा, हम क्या बताएंगे, सो डैट। हम बताएंगे उसने ये काम इसलिए किया है कि उसके साथ ऐसा ना हो, या उसने ये काम इसलिए किया कि उसके साथ ऐसा हो जाए। तो इसके लिए हम अपने पास कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सो डैट। मैं अभी जैसे आपको बता रहा था कि कंजंक्शन का क्वेश्चन आसान तरीन होता है, एक ही दफा से सेंटेंस पढ़ने पे आपको पता चलेगा। यही वजह है कि कंजंक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बड़ा शादो नाजरी दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 64, द विलेजर्स वर पुअर। अब कहता है कि गांव वाले जो क्या हैं वो गरीब हैं, दे वर विलिंग टू शेयर देयर फूड, लेकिन फिर भी वो अपना फूड शेयर करने के लिए क्या है, विलिंग है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर प्लस के बाद माइनस हो तो हम बट लिखते हैं, लेकिन माइनस के बाद प्लस हो तो हम क्या लिखते हैं, येट लिखते हैं। तो चूंकि यहां पर माइनस के बाद प्लस सिचुएशन है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटे, येट लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 65, इफ यू वर नॉट ऑलवेज इन सच अ हरी योर वर्क वुड बी डैश। अब देखिए, पहली तो बात यह है कि हमने ये देखना है कि गुड आएगा या बेटर आएगा, यानी कि पॉजिटिव डिग्री आएगी या कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कहता अगर तुम्हें जल्दी ना होती तो तुम्हारा काम इससे बेहतर होता, तुम्हारा काम बेहतर होता, अच्छा नहीं होता, तुम्हारा काम बेहतर होता। ये वो सेंटेंसेस हैं जहां पर हम देन का वर्ड यूज किए बगैर कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। तो यहां पर हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, तो हम गुड वाले तो दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास गए, बाकी हमारे पास क्या बच गया, बेटर। और बेटर चूंकि कंपैरेटिव डिग्री है, तो हमने जब वेरी और मच का रूल पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि पॉजिटिव डिग्री को किसके साथ मॉडिफाई करना है, वेरी के साथ, और कंपैरेटिव डिग्री को किसके साथ मॉडिफाई करना है, मच के साथ। अगर ये गुड होता तो हम गुड को क्या लिखते, वेरी गुड, लेकिन अगर बेटर है तो हमने बेटर के साथ बेटे क्या लिखना है, मच बेटर। यानी कि ये अगर बिग होता तो हम क्या लिखते, वेरी बिग,
लेकिन अगर बिगर लिखना हो हमने और उसको इंटेंसिफाई करना हो तो हम उसको मच के साथ करेंगे, हम उसको वेरी के साथ नहीं करेंगे। तो यहां पर चूंकि हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए और कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमें वर्ड लिखना है, तो वो हम क्या लिखेंगे, मच बेटर। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, चार्ली। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 66, शाफी केम मोर अर्लियर देन या मोर अर्ली। देखिए जब आपने देन लिख दिया तो इसका मतलब है कि हमें कौन सा केस चाहिए, देन के लिए हमें कौन सा केस चाहिए, कंपैरेटिव चाहिए। अब कंपैरेटिव में मैंने आपको बताया कि वो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव भी हो सकता है, वो एडवर्ब का कंपैरेटिव भी हो सकता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे यहां पर हम शाफी को मॉडिफाई नहीं कर रहे, हम किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हम मॉडिफाई कर रहे हैं जी, हम किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हम मॉडिफाई कर रहे हैं बेटे केम को। जब हम केम को मॉडिफाई कर रहे हैं यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो फिर हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें सेंटेंस में एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब की कौन सी डिग्री चाहिए, कंपैरेटिव। जब हम एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो आप जरा देखिएगा, देखिए अगर हम लिखेंगे अर्ली, अब अर्ली क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, अर्लियर, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होगी, अर्लीस्ट। अब ये तो बात होगी उनके कंपेयर, उनके किसकी, उसके एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की। लेकिन जब हम अर्ली को एडवर्ब की सूरत में लेंगे तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या आएगी, मोर अर्ली, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बेटे हमारे पास क्या आएगी, मोस्ट अर्ली आएगी। याद रखिएगा ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हम बात अभी कर रहे थे कि स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, स्मॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, स्मॉलेस्ट। लेकिन ये तब होगा जब हम उसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे होंगे। ऐसे ही है ना हमारे पास। इसी तरह जब हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे होंगे तो हम उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव वाली लिखेंगे। जैसे हमारे पास वर्ड है स्लो, अब स्लो की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होगी, स्लोअर, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होगी, स्लोएस्ट। लेकिन अगर मैं स्लो का एडवर्ब बना देता हूं जो कि क्या होता है, स्लोली, अब जब मुझे एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है तो एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री मुझे कैसे लिखनी है, मोर स्लोली, और एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री मुझे कैसे लिखनी है, मोस्ट स्लोली। तो ये याद रखिएगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सिर्फ एडजेक्टिव में नहीं होती, एडवर्ब में भी होती है। कंपैरिजन जिस तरह एडजेक्टिव में होता है उसी तरह एडवर्ब में भी होता है। तो यहां पर हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए एडवर्ब की, जो कि हमारे पास क्या बनेगी, मोर अर्ली, मोर अर्लियर, अर्लियर या मोर अर्लियर हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, शी हैज बीन नेम्ड, शी हैज बीन नेम, शी हैज बीन। अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये बीन के वर्ड को देखेंगे, तीन वर्ड्स आपने याद रखने हैं जो हमारे पास कीवर्ड होते हैं, नोमिनेटर होते हैं किसका, पैसिव वॉइस का। पहला वर्ड आपके पास कौन सा होता है, बी, दूसरा आपके पास कौन सा होता है, बीइंग, और तीसरा आपके पास बेटे कौन सा होता है, बीन। जहां पर भी ये तीन वर्ड्स आ जाते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हमारा सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस की वजह से हमें इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। लेकिन इसके साथ एक बात याद रखिएगा कि ये जो बीन है ये हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस में भी यूज होता है। आप समझते हैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से, जहां पर हम इसे हैज, हैव और हैड के साथ, विल हैव और शैल हैव के, शैल हैव बीन के साथ भी यूज करते हैं, तो वहां पर हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर हमें जो कि बीन की वजह से थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमारा बीटा और हमारा डेल्टा ऑप्शन तो वैसे ही गलत होता है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से। ठीक है, तो बाकी हमारे पास रह जाता है अल्फा और चार्ली। अब अल्फा और चार्ली में जो वर्ब दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है नेम्ड, और नेम्ड के साथ आप वर्ड देख रहे होंगे लिखा हुआ है एज। ये जो एज वाला रूल है ना, ये बड़े अच्छे तरीके से इन वर्ड्स को रट्टा मार लीजिएगा। देखिए ये आपके पास दो तरह के वर्ब्स होंगे, एक वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हम ये एज का वर्ड यूज करते हैं, जैसे जहां पर रिगार्ड आ गया, डिस्क्राइब आ गया, डिफाइन आ गया, ट्रीट आ गया, व्यू आ गया या नो आ गया।
जहां पर ये वर्ड्स आएंगे हम इनके साथ एज का वर्ड यूज करेंगे, और जहां पर नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक और चूज आ गया, ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हमने एज का वर्ड यूज नहीं करना। दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ऐसा जरूर लगेगा कि इनके साथ एज का वर्ड आना चाहिए, लेकिन आपने इनके साथ एज का वर्ड यूज नहीं करना, याद रखिएगा। तो जैसे यहां पर हमारे पास नेम वर्ब लिखा हुआ है, अब नेम हम देख रहे हैं कि नेम उन वर्ड्स में शामिल है जिनके साथ हमने एज का वर्ड यूज नहीं करना। इसका मतलब हम इसके साथ एज का वर्ड नहीं लिखेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा चार्ली, जहां पर बीन की वजह से हमने थर्ड फॉर्म लिखी, और थर्ड फॉर्म कौन सी है हमारे पास? नेम्ड। और इस नेम्ड के साथ हमने एज का वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि नेम उन वर्ब में शामिल है जिनके साथ हम एज का वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बेटे चार्ली। चलेगा क्वेश्चन 68, लार्ज पैकेजेस आर सम टाइम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। तीन वर्ड्स आपके पास होते हैं। पहला वर्ड आपके पास होता है सम टाइम्स, ये इकट्ठा लिखा जाता है और एस के साथ लिखा जाता है। दूसरा वर्ड आपके पास होता है सम टाइम, अब ये इकट्ठा तो लिखा जाता है लेकिन इसके साथ एस का एडिशन नहीं होता। फिर तीसरा वर्ड आपके पास होता है सम टाइम, ये अलग-अलग लिखा जाता है, स्पेस के साथ लिखा जाता है, और नंबर 2 इसके साथ एस का एडिशन नहीं होता। तो ये तीन वर्ड्स होते हैं, याद रखिएगा, सम टाइम्स, सम टाइम और सम टाइम। सम टाइम्स का मतलब आपके पास क्या होता है? जो वर्ड आप पढ़ते हैं ऑफन, ऑफन का मतलब आपके पास क्या होता है? आप अच्छे से समझते हैं, अक्सर औकात, बाज औकात, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कभी कभार, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सम टाइम्स। फिर हमारे पास वर्ड यूज होता है सम, जैसे हम बोलते हैं ना वो कभी कभार आता है, हम कभी कभार वहां जाते हैं, हम कभी कभार बाहर खाना खाते हैं, हम कभी कभार क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसी सारी सूरत हालों में, सारी सिचुएशन में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सम टाइम्स का वर्ड यूज करेंगे। तो जैसे सेकंड वर्ड है सम टाइम्स, सम टाइम हम वर्ड यूज करते हैं इंडेफिनेट टाइम के लिए, और ये खास तौर पर यूज होता है इंडेफिनेट फ्यूचर के लिए। जैसे मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम उनकी खूब तवाज़ा करते हैं, खूब खाना खाते हैं, खूब हमारा उजाड़ा फेरते हैं, उसके बाद वो जाते हुए ना बड़ा झूठे से मुंह से कह के जाते हैं कि कभी आइएगा हमारे घर भी, कभी हमारे घर भी आइएगा, कभी इकट्ठे होते हैं, कभी आप भी हमारे घर आइएगा, कभी हम आपको ये खिलाएंगे, कभी हम आपको ये पिलाएंगे। जैसे हम दोस्तों को फोन करते हैं तो हम कहते हैं ना कभी क्रिकेट खेलेंगे यार, यार कभी मिलते हैं, कभी चाय पीते हैं यार, कभी मिलते हैं, कभी खाना खाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो हम वर्ड यूज करते हैं ना कि कभी ऐसा करेंगे, कभी ऐसा होगा, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सम टाइम। ये वर्ड इकट्ठा लिखा जाता है लेकिन इसके साथ एस का एडिशन नहीं होता। लेकिन अगर आपने ड्यूरेशन या पीरियड या जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड की बात करनी होगी ना, तो देन आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सम टाइम। जैसे आप बोलते हैं बच्चे थोड़ी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनाएंगे? थोड़ी देर, कुछ टाइम। जैसे आप बोलेंगे कुछ देर से पढ़ रहे हैं, कुछ देर से खेल रहे हैं, कुछ देर से ऐसा हो रहा है, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सम टाइम। जैसे हम बोलेंगे, हम सेंटेंस बनाएंगे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बल्कि आर की जगह पे हमें यहां पर क्या लिखना होगा? हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सम टाइम, वो कुछ देर से क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं नेक्स्ट टाइम से ये कोशिश करूंगा कि मैं एग्जाम्पल जो है वो पहले से लिख दिया करूं अपनी प्रेजेंटेशन पे, ताकि हमारा बहुत सारा टाइम बच जाए, और रूल्स भी कोशिश करूंगा कि मैं पहले से लिख दूं ताकि हमारा बहुत सारा टाइम बच सके, आपकी डिस्कशन जल्दी से मुकम्मल हो सके। तो यहाँ पर तीन वर्ड याद रखिएगा, तीनों को देखते रहना आपने, तीनों को जेहन में बिठाना है। तो जैसे अल्फा में देखिएगा सम टाइम्स अलहदा भी लिखा हो और एस के साथ भी लिखा हुआ, ये तो कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो कहता है लार्ज पैकेजेस आर सम टाइम लेफ्ट बिसाइड द डोर, जो लार्ज पैकेजेस होते हैं उनको बाद औकात क्या किया जाता है? दरवाजे के बाहर रख दिया जाता है। तो बाद औकात का मतलब है कभी कभार, अक्सर औकात। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बाद औकात, अक्सर औकात के लिए सम टाइम्स का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? डेल्टा। हमें थोड़ी देर की ट्रांसलेशन नहीं चाहिए,
हमें कभी किसी वक्त की ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, डेल्टा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 69, और क्वेश्चन 69 में आपने याद रखनी है, आपने याद रखना है ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब आपके पास क्या होता है, याद रखिएगा, आप 6 तरह का एडवर्ब पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन और एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। इसकी बेसिक अरेंजमेंट आपके पास क्या होती है, एमपीटी। आप पढ़कर आते हैं, ये हर तकरीबन हर टीचर हर स्टूडेंट को बताता है। सबसे पहले मैनर आएगा, उसके बाद प्लेस आएगा, नंबर 1 पे क्या आएगा, मैनर, नंबर 2 पे क्या आएगा, प्लेस, नंबर 3 पे क्या आएगा, टाइम, और अगर इंटेंसिटी आना है नंबर 4, तो इंटेंसिटी कहां पर आएगा, इंटेंसिटी मैनर से पहले आएगा। उसके बाद अगर रीजन आना है तो रीजन कहां पर आएगा, सेंटेंस में लास्ट पे आएगा, 5वें नंबर पे, बल्कि 6ठे नंबर पर आएगा। और यस और नो का जो वर्ड है, ये वर्ड हमेशा, जिनको हम एफर्मेशन और निगेशन बोलते हैं, हमेशा सेंटेंस में कहां पर आएंगे, स्टार्ट में आएंगे। तो जो बेसिक अरेंजमेंट आपके पास बनती है ना बेटे, एमपीटी बनती है, मैनर, प्लेस, टाइम। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो मैनर एंथुजियास्टिकली सारे सेंटेंसेस में सेम लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखेंगे इन द पूल, इन द पूल हमारे पास क्या बनेगा, प्लेस, और एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग की वजह से हमारा बीटा और चार्ली ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चल सकता है, अल्फा या चार्ली। अब अल्फा या चार्ली के बाद आप देख रहे होंगे कि एवरी इवनिंग लिखा हुआ और बिफोर डस्क लिखा हुआ है, बिफोर डस्क लिखा हुआ और एवरी इवनिंग लिखा हुआ है। अब दोनों ही टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी 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 एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होते हैं ना, वो हमने पहले लिखने होते हैं। जैसे इन दोनों में फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड आपके पास कौन सा है, आपके पास वर्ड कौन सा है, एवरी का। तो जो एवरी यानी कि फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड होते हैं ना, ये आपने पहले लिखने होते हैं, जिसकी वजह से एवरी इवनिंग पहले आएगा और बिफोर डस्क बाद में आएगा। तो जिसकी वजह से हमारी चार्ली की अरेंजमेंट गलत होगी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा बनेगा, अल्फा। बेसिक अरेंजमेंट याद रखनी है, बेसिक अरेंजमेंट आपके पास क्या है, एमपीटी, सबसे पहले मैनर, उसके बाद प्लेस और उसके बाद टाइम। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 70 है, बीइंग। अब जहां पर भी बीइंग आ गया ना, तो एक बात तो पल्ले बांध लीजिएगा कि बीइंग के बाद आपने बेटे क्या लिखना है, एडजेक्टिव। जब आपने बीइंग के बाद एडजेक्टिव लिखना है, तो दूसरी बात आपने याद रखनी है, कॉवर्ड एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि कॉवर्ड हमारे पास क्या है, नाउन, और इसका एडजेक्टिव हमारे पास कैसे बनता है, कॉवर्डली। देखें, हमारे पास कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं, हमने क्या किया होता है कि हमने अपने जहन में एक पहचान बना ली होती है कि एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाने से हमारे पास क्या बनता है, एडवर्ब। जैसे हम कहते हैं कि स्लो का हम क्या बना रहे होते हैं, स्लोली। इंटेलिजेंट का क्या बना रहे होते हैं, इंटेलिजेंटली। तो हमने एल वाई को एसोसिएट कर लिया होता है किसके साथ, एडवर्ब के साथ, कि जहां पर भी एल वाई आ जाएगा ना, जहां पर भी एल वाई आ जाए तो हमारा दिमाग हमें कहता है कि ये वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। लेकिन याद रखिएगा, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एल वाई पे एंड होते हैं, लेकिन वो असल में एडवर्ब्स नहीं है, बल्कि वो क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है कॉवर्डली, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। जैसे हमारे पास वर्ड है लोनली, हमारे पास वर्ड है फ्रेंडली, जो कि आप एफएससी लेवल पे पढ़ के भी आते हैं। जैसे आपके पास वर्ड है सिली, जैसे आपके पास वर्ड है फादरली। यहाँ आप देखिए, मैं आपको इससे भी आसान बता देता हूं। आप क्या करते हैं, दो बातें याद रखें, थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में लेकर के जा रहा हूं आपको। पहली बात आपने क्या याद रखनी है कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाने से आप उसका क्या बना रहे होते हैं, एडवर्ब बना रहे होते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा, किसी भी नाउन के साथ एल वाई लगाने से आप उसका क्या बना रहे होते हैं, एडजेक्टिव बना रहे होते हैं। अब किसी भी नाउन के साथ एल वाई लगा रहे हैं, जिसके साथ सूट करता है वो एडवर्ब बनेगा। जैसे फादर से क्या बन गया, फादरली। फ्रेंड से क्या बन गया, फ्रेंडली। कॉवर्ड से क्या बन गया, कॉवर्डली। इसी तरह माइजर से क्या बन गया, माइजरली। इसी तरह जैसे मैन से क्या बनेगा, मैनली। जब भी आप नाउन के साथ एल वाई लगाएंगे ना, तो नाउन के साथ एल वाई लगाने से वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो आपने एल वाई से धोखा नहीं खाना है। अगर एल वाई एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ हो तो वो क्या होगा, एडवर्ब, और अगर एल वाई नाउन के साथ लगा हुआ हो तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव।
तो बीइंग कावर्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बीइंग कावर्डली। अब जब आप एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो एडजेक्टिव के लिए आपको इंडेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। इंडेफिनेट आर्टिकल हम नाउन के साथ लिखते हैं, हम एडजेक्टिव के साथ नहीं लिखते। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, ही इज वाइडली रिगार्डेड या वाइड रिगार्डेड। आप देखें, जहां पर भी दो एडजेक्टिव इकट्ठा आएंगे एक दूसरे को मॉडिफाई करते हुए, तो हमने ये समझ आना है कि एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकता, बल्कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एडवर्ब की। जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास वर्ड लिखा होगा द स्टार्स आर एक्सट्रीम हॉट, तो हम एक्सट्रीम हॉट नहीं लिख सकते, क्योंकि हॉट क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए चूंकि हमें एडवर्ब चाहिए, तो हम एक्सट्रीम की जगह पे बेटे क्या लिखेंगे, एक्सट्रीमली हॉट लिखेंगे। इसी तरह जैसे अभी हम बात कर रहे थे अनयूजुअल अट्रैक्टिव, तो अनयूजुअल अट्रैक्टिव नहीं होगा, अट्रैक्टिव चूंकि इटसेल्फ एडजेक्टिव है, तो हमें अट्रैक्टिव के लिए अनयूजुअल को रिप्लेस करना होगा किसके साथ, अनयूजुअली के साथ। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि रिगार्डेड जो है ये यहाँ पर वर्बल एडजेक्टिव है, वर्ब से बनाया हुआ है, इसलिए हम इसे वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जब हम वाइड रिगार्डेड या वाइडली रिगार्डेड पढ़ते हैं तो हमें समझ में आती है कि हमें एक एडजेक्टिव नहीं लिखना दूसरे एडजेक्टिव के लिए, बल्कि हमें एडवर्ब लिखना है किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। तो वाइड रिगार्डेड किसी सूरत में ठीक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वाइडली रिगार्डेड। और फिर अब हम देखेंगे कि हमने एज का वर्ड लिखना या नहीं लिखना। जैसे अभी हम क्वेश्चन 67 में बात कर रहे थे कि ये वर्ब्स वो हैं जिनके साथ हमने एज का वर्ड लिखना है, और ये वर्ब्स वो हैं जिनके साथ हमने एज का वर्ड यूज नहीं करना। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो रिगार्ड उन वर्ब्स में शामिल है जिनके साथ हमने एज का वर्ड यूज करना होता है। इसकी वजह से हमारा जो अल्फा ऑप्शन रहेगा वो गलत होगा, और करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा रहेगा, चार्ली, जहां पर वाइडली लिखा जाएगा रिगार्डेड के लिए, और रिगार्डेड उन वर्ब्स में शामिल है जिनके साथ एज आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा रहेगा, चार्ली। के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 72, टू फ्रेंडशिप इज लाइक साउंड हेल्थ द वैल्यू ऑफ विच इज नाउन सेल्डम। देखें, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा। वर्ड आपके पास क्या है, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आपके पास कौन से होते हैं, जैसे आपके पास वर्ड होता है एवर, आपके पास वर्ड जो होता है नेवर, आपके पास वर्ड होता है सेल्डम, आपके पास ये वर्ड्स होते हैं ऑफन। ये कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी आपके पास वर्ड था सम टाइम्स, ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। और इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी का रूल याद रखिएगा कि जितनी भी इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होंगी इनको आपने सेंटेंस में वर्ब से पहले लिखना है, वर्ब से पहले लिखना है आपने। जैसे अल्फा ऑप्शन देखिएगा, अल्फा ऑप्शन में कहता है नाउन सेल्डम। अब नाउन सेल्डम में तो वर्ब के बाद आ गया, तो इसका मतलब नाउन सेल्डम करेक्ट नहीं है। उसके बाद कहता है सेल्डम नाउन, यहां पर सेल्डम नाउन से पहले लिखा हुआ है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चार्ली ऑप्शन, अच्छा ये ठीक कर लीजिएगा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। अब नाउन सेल्डम अगेन चार्ली में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब चार्ली में भी करेक्ट नहीं है, सेल्डम नाउन से पहले आना चाहिए, जैसा कि ये अल्फा में, जैसा कि ये बीटा में लिखा हुआ है और डेल्टा में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास दोनों में क्या है कि हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है अनटिल। अब याद रखिएगा, जब भी आप अनटिल या अनलेस लिखेंगे तो अनटिल और अनलेस के बाद आपने हमेशा एफर्मेटिव फ्रेज, एफर्मेटिव क्लॉज लिखनी होती है। आपने कभी भी इनके बाद नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं लिखना होता। तो अनटिल इट बी लॉस्ट होगा, ना कि अनटिल इट नॉट बी लॉस्ट। जहां पर नॉट आएगा वहां पर आप इसे गलत कर देंगे, अनटिल के बाद एफर्मेटिव स्ट्रक्चर आएगा, जिसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा, जिसमें सेल्डम को नाउन से पहले लिखा हुआ है और जिसमें अनटिल के बाद क्या लिखा हुआ है, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। उसके बाद चलेंगे 73 पे, व्हेन शी रिसीव्ड द गुड न्यूज शी रैन स्ट्रेट। अब देखें हमारे पास क्या होता है,
हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाकर उसका क्या बना लेते हैं, एडवर्ब बना लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स इस तरह के हैं जिनके साथ हम एल वाई का एडिशन नहीं करते उनको एडवर्ब बनाने के लिए। जैसे देखिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, फास्ट। हमारे पास कौन सा वर्ड है, हार्ड। हमारे पास कौन सा वर्ड है, हाई। ठीक है, ये कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने एल वाई का एडिशन नहीं करना है, जिनके साथ आपने एल वाई का एडिशन नहीं करना है, क्या बनाने के लिए, इनका एडवर्ब बनाने के लिए। फास्ट का वर्ड है, हाई का वर्ड है, उसके बाद हमारे पास लेट का वर्ड है, या जैसे हम वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रेट, देखें फास्ट का एडजेक्टिव भी फास्ट होगा और एडवर्ब भी क्या होगा, फास्ट होगा। हार्ड का एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों क्या होंगे, हार्ड होंगे। जैसे आप बोलते हैं ही इज वर्किंग हार्डली, नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ही इज वर्किंग हार्ड। इसी तरह हाई का क्या आपके पास होगा, एडवर्ब भी क्या होगा, हाई होगा, और लेट का क्या होगा आपके पास, लेट ही होगा। लेकिन देखिए इनमें एक और बात भी याद रखिएगा कि फास्ट की एल वाई फॉर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती इंग्लिश में, इसकी एल वाई फॉर्म होती ही नहीं है। फास्टली वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हार्डली वर्ड तो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हाईली वर्ड भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हमारे पास लेटली वर्ड भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इनके साथ एल वाई का एडिशन करते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एडवर्ब बन गए, इसका मतलब इनके मीनिंग चेंज हो गए। जैसे हार्डली का मतलब आपके पास क्या होता है, बमुश्किल, जैसे अभी हम बोल रहे थे स्कार्सली या बेयरली में। हाईली का मतलब आपके पास क्या होता है, एक्सटेंसिवली। ठीक है, इसका मतलब बुलंदी नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिवली। जैसे हम बोल देंगे हाई रेकमेंडेड नहीं होगा, हम क्या लिखेंगे, हाईली रेकमेंडेड। इसी तरह लेटली का मतलब आपके पास कभी भी देर से आना नहीं होता, बल्कि लेटली का मतलब बेटे आपके पास क्या होगा, लेटली का मतलब आपके पास होगा रिसेंटली। जब आप इनके साथ इन वर्ड्स के साथ एल वाई लगाएंगे तो इनका एडवर्ब नहीं बनेगा, बल्कि इनके मीनिंग चेंज हो जाएंगे, ये न्यू मीनिंग में चला जाएगा। एडवर्ब बनाने के लिए आपने इनमें कोई चेंज नहीं करना होता, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव में सेम रहते हैं, फास्ट फास्ट, हार्ड हार्ड, हाई हाई और लेट लेट। इसी तरह स्ट्रेट भी आपके पास स्ट्रेटली नहीं बनेगा, और मोर स्ट्रेट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए नहीं, स्ट्रेटली वर्ड नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे स्ट्रेट की वजह से कौन सा चलेगा, अल्फा चलेगा। ये सारी बात को बड़ा अच्छे तरीके से पल्ले बांध लीजिएगा। उसके बाद है 74, आई एम नॉट सफिशिएंट वर्स्ट या सफिशिएंटली वर्स्ट। फिर वही बात है कि जब हम थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव लिख रहे हैं, जब हम थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव लिख रहे हैं, वर्बल एडजेक्टिव लिख रहे हैं, तो हम उसको सफिशिएंट एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई नहीं करेंगे, बल्कि किसके साथ मॉडिफाई करेंगे, एडवर्ब के साथ मॉडिफाई करेंगे। तो सफिशिएंट वर्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सफिशिएंटली वर्स्ड। तो हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन गलत होता है। उसके बाद चलेंगे इन कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर या व्हाट आर यू। देखेंगे हम प्रोनाउन में पढ़कर आए कि जब WH वर्ड को आप सेंटेंस में दो तरह से लिखते हैं, WH वर्ड को सेंटेंस में दो तरह से लिखते हैं। अगर WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, अगर ये स्टार्ट में आएगा तो आपने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। लेकिन अगर WH का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आने की बजाय सेंटेंस के मिड में आए, अगर ये सेंटेंस के मिड में आए, तो फिर आपने इसके बाद पहले सब्जेक्ट लिखना है और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे वर्ड सेंटेंस के मिड में आया तो हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 75, हिज स्टोरी साउंडेड परफेक्ट। अब देखिए ये जो साउंडेड वर्ड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ, हम इन्हें क्या बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेस या वर्ब ऑफ सेंसेशंस। जैसे हमारे पास वर्ड क्या होते हैं, हमारे पास ये वर्ड्स होते हैं हमारी सेंसेस से रिलेटेड होते हैं। हमारे पास फील का वर्ड होता है, हमारे पास साउंड का वर्ड होता है, हमारे पास स्मेल का वर्ड होता है, हमारे पास लुक का वर्ड होता है, हमारे पास सीम का वर्ड होता है। तो ये वर्ड हमारे पास टेस्ट का वर्ब होता है। ये वर्ड होते हैं हमारे पास, जिनके बाद याद रखिएगा वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद हमने कभी भी एडवर्ब नहीं लिखना, बल्कि हमने बेटे क्या लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं,
मैं बोलता हूं द डिश टेस्टेड, और टेस्टेड लिखने के बाद मैं स्वीटली नहीं लिख सकता। मैं स्वीटली लिखूंगा तो बात गलत हो जाएगी। टेस्टेड के बाद मुझे क्या लिखना होगा? स्वीट। तो यहां पर देखें, साउंडेड के बाद परफेक्टली नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए? परफेक्ट आना चाहिए। लेकिन बात कुछ इस तरह से चलती है कि आगे प्लॉजिबल लिखा हुआ है। अब प्लॉजिबली तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब प्लॉजिबल का वैसे मतलब क्या होता है? प्लॉजिबल हम बोलते हैं रीजनेबल को। तो यहाँ पर प्लॉजिबल लिखा हुआ है। अब परफेक्ट भी एडजेक्टिव है और प्लॉजिबल भी एडजेक्टिव है। इसी तरह तो जब दोनों एडजेक्टिव आ जाएंगे तो हमें पहले वाले एडजेक्टिव को किस में लेकर के जाना है? एडवर्ब में। तो हम परफेक्ट प्लॉजिबल नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे? परफेक्टली प्लॉजिबल। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा? बीटा। हिज स्टोरी साउंडेड परफेक्टली प्लॉजिबल। अगर ये सिर्फ मैं परफेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगा के मैं बोलूं कि सेंटेंस यहां पे खत्म हो गया, तो फिर मैं ही स्टोरी साउंडेड परफेक्टली नहीं बोलूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा? ही स्टोरी साउंडेड परफेक्ट। लेकिन यहां पर परफेक्टली साउंडेड की वजह से नहीं आया, याद रखिएगा। वो किसकी वजह से आया? प्लॉजिबल की वजह से आया है। हमें एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए होता है, हम इसलिए परफेक्ट प्लॉजिबल नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली प्लॉजिबल। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, और 76 से हमारे पास क्वेश्चन चलते हैं सिनोनिम्स के, सेंटेंस कंप्लीशन के। वी हैव नॉट येट फुली रियलाइज द डैश कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वार। जब वार की बात होगी तो डेफिनेटली हैप्पी, प्लीजिंग और एक्साइटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते नहीं है। वार के कॉन्सिक्वेंसेज कौन से होंगे? ग्रीम। ग्रीम का मतलब क्या है? सैड होंगे, ग्लूमी होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 77, और 77 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? स्लाइडली। ये बाई चांस रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारे पास। उसके बाद 78 है, एड्स इज नॉट अ डिजीज दैट कैन बी डैश थ्रू। जब आप डिजीज की बात कर रहे हैं तो डिजीज का अपना जो खास वर्ड यूज होता है वो हमारे पास, मेडिकल टर्म जो यूज होती है वो हमारे पास कौन सी यूज होती है? ट्रांसमिटेड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? चार्ली। उसके बाद आपके पास है 79, द टू ब्रदर लुक सो डैश दैट इट इज डिफिकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर। देखें, जब दो चीजें एक इस तरह, वैसे सिमिलर का मतलब भी एक जैसा होता है, सेम का मतलब भी एक जैसा होता है, रिजेंबलिंग का मतलब भी एक जैसा मिलता जुलता होता है, लेकिन जब दो चीजें इस तरह एक इकट्ठी होती है ना कि दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाए, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आइडेंटिकल। दोनों एक जैसी चीजों के लिए, दोनों एक जैसे पर्सन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आइडेंटिकल। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज की डिस्कशन का, ओपिनियन कंसर्निंग हिम हैड रिमेन्ड नियरली डैश इज डेली। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? स्टेशनरी। बाकी सारे सिनोनिम्स को आपने अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है। जो बात समझ में नहीं आएगी वो पूछ लेना है। और ये थी आज हमारे पास हमारे क्रैश टेस्ट 6 की डिस्कशन। और मुझे उम्मीद है कि बड़े सारी बातें आज आपको नई सीखने को मिली होंगी, और बड़े ही प्यारे प्यारे क्यूट से स्वीट से आपके अपनी तरह बेटों और बेटियों की तरह के रूल्स आपको पढ़ने को मिले होंगे। और इसी के साथ इजाजत दीजिएगा आज के डिस्कशन से। कल इंशाअल्लाह ताला नई डिस्कशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए रूल्स के साथ दोबारा मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।